हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट साथी। आई होप आप सभी लोगों ने मेरी लास्ट क्लासेस देखी होंगी पॉलिटी की और उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। आज फिर से मैं आपके सामने एक नई क्लास लेकर आई हूँ जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। इससे आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी होगी और आपके जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं पॉलिटी में वो भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए, ये जो अभ्यास सीरीज़ हमने चलाई है ये आप लोगों के लिए चलाई है जिसमें आप टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू एमसीक्यूज़ और आपको यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, अदर स्टेट पीसीएस का पैटर्न भी पता चलेगा। कैसे यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, कैसी स्टेटमेंट्स होती हैं और कहाँ हमें स्टेटमेंट में कुछ ऐसा क्लू मिलता है जिससे हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अगर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम एक्चुअल में हमारा एमसीक्यूज़ एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होगा, जिससे हम एक्चुअल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं लैग करते हैं। तो अगर आपने पूरा बुक कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी का या फिर आपने नहीं किया है, चैप्टर नहीं पढ़ा है, तब भी आप ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बेस्ट है। बिकॉज जो आप मिस्टेक इन एमसीक्यूज़ में करोगे वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में रह जाएगा। और आपको मैं एक टास्क देना चाहती हूँ इस क्लास से पहले, जो कि मैं आपको बाकी क्लास में भी देती हूँ। आपको मेरा आंसर बताने से पहले अपना आंसर मार्क करना है। फिर जब मैं आंसर सही करेक्ट आंसर बताऊंगी फिर आपको अपना आंसर देखना है कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और सभी स्टूडेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स मेरे को कमेंट में बताएंगे नीचे कि किसके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और किसके कितने इनकरेक्ट। ऑलराइट, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द लोकसभा? अब लोकसभा के बारे में पूछ रहा है। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें कौन कौन आता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में we have three wait yes so in Parliament of India we have, it is consist of three things या three organs, हम we can say प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रेसिडेंट कैसे आ सकते हैं पार्लियामेंट में? लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल। ओके, नेक्स्ट है राज्यसभा, राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का एक अहम हिस्सा क्यों है? पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि आप देखोगे लोकसभा या राज्यसभा में जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और एक हाउस में जब बिल इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में मान लीजिए, और फिर वो राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, उसकी एसेंट लेने के लिए राज्यसभा में वेरीफाई करेंगे कि बिल के जो प्रोविजंस हैं वो सही है या नहीं है, फिर राज्यसभा अपनी सहमति देगी। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो बिल जाता है। कोई भी बिल है, चाहे वो मनी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है या फिर फाइनेंशियल बिल है, 4 तरह के बिल्स होते हैं। तो अगर कोई भी बिल है तो वो बिना प्रेसिडेंट की एसेंट के, बिना प्रेसिडेंट की सहमति के वो एक्ट नहीं बन सकता। इसलिए पार्लियामेंट का अहम हिस्सा माना जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई भी बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी से एक्ट, बिना मर्जी के एक्ट नहीं बन सकता। ऑलराइट, तो यस, सो लोकसभा इज अ परमानेंट। अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। लोकसभा एक स्थायी निकाय है और ये विघटन
के अधीन नहीं है। द लोकसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन बी 552 मेंबर्स। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है। द लोकसभा कैन नॉट इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती। ओके, सो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि लोकसभा इज अ परमानेंट बॉडी। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया इस स्लाइड में कि लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। लोकसभा जो है, लोकसभा इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। मतलब कि लोकसभा का जो नॉर्मल टाइम में जनरली लोकसभा हर 5 साल के बाद डिसोल्यूट हो जाती है। मीन्स अब जो मेंबर्स हैं वो अब नए मेंबर्स इलेक्ट होके आएंगे, नई लोकसभा बनेगी। ठीक है, तो ये परमानेंट हाउस नहीं है, ये डिसोल्यूशन होता है हर 5 साल में अगर नॉर्मल ईयर है। और इन केस अगर इमरजेंसी है, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है, तब लोकसभा का टर्म एक्सटेंड किया जा सकता है। बट अगर नॉर्मल टर्म है तो लोकसभा अपने 5 साल का टर्म पूरा करके डिसोल्यूट हो जाती है। ठीक है, राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर। राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है। ठीक है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। मतलब कि राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता है। राज्यसभा परमानेंट चैम्बर है। इसमें 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर मतलब हर दूसरे साल में रिटायर होते हैं, 1/3 मेंबर्स। तो ये डिसोल्यूशन नहीं होता है, बट लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड कि लोकसभा इज अ परमानेंट बॉडी। नो, लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज कैन बी 552। अब ये कह रहा है कि लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 हो सकती है। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ओके, सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कैन बी 552। मतलब कि 552 मेंबर्स लोकसभा में हो सकते हैं मैक्सिमम। ऑलराइट, अभी जो करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो कितनी है? करंट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो अभी 543 मेंबर्स हैं। लोकसभा की जो कैपेसिटी है वो 553 मेंबर्स की है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 543 मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स इलेक्ट होके आएंगे, इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, और 13 मेंबर्स जो कि हमारे नॉमिनेट होंगे। ठीक है, 13 मेंबर्स हमारे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो 530 मेंबर्स जो होंगे, 12 मेंबर्स इसमें से नॉमिनेटेड होंगे, तो 530 मेंबर्स होंगे स्टेट्स के। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट्स के, और 13 मेंबर्स होंगे हमारे यूनियन टेरिटरीज से, रिप्रेजेंट्स यूटीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। ऑलराइट, सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन बी 552. ऑलराइट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंबर ऑफ द हाउस।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के मेंबर नहीं है, ना ही वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर था और फिर वो प्रेसिडेंट बन गया, तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। ठीक है, उनको जब वो प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठते हैं तब उनको लोकसभा या राज्यसभा में अपनी सीट वेकेंट छोड़नी पड़ती है, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट की पोजीशन ले सकते हैं। ओके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट इज द एसेंशियल ऑर्गन, या फिर हम कह सकते हैं बहुत अहम हिस्सा है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का, क्योंकि सारे बिल्स, जितने भी बिल्स पास होते हैं वो प्रेसिडेंट के एसेंट से एक्ट बनते हैं। ऑलराइट, द लोकसभा कैन नॉट इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट होता है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जाता है, तो दोनों हाउसेज में से, लोकसभा या राज्यसभा में से, दोनों में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन बी 552 मेंबर्स। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो निर्णय की तारीख से पहले राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के पालन में उनके द्वारा किए गए सभी कार्य अमान्य हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of the duties of his or her office of the president before the date of the decision becomes invalid। इसके स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए हैं वो गलत तरीके से हुए हैं, हम इन्हें नहीं मानते। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब अपने टर्म में थे, मान लीजिए 1 साल के पीरियड में उन्होंने कुछ एक्ट्स पास किए, कुछ बिल्स पे साइन किया, तो वो जो एक्ट्स और बिल्स होंगे वो खारिज नहीं होंगे, वो फोर्स में रहेंगे। ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं भंग हो चुकी हैं और चुनाव होना बाकी है। So election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and the elections are yet to take place। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने हैं तो हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की वो भी चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स भी चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है या फिर मेंबर्स नहीं है, तो हम इस बेसिस पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराएंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान समय सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर उन्हें अपनी सहमति की घोषणा करनी होती है। So when a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which he or she has to declare his or her assent। अब हमें इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। वी हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स। ओके, सो देखिए हमारा जो इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो और अपना आंसर मार्क करो और मुझे सब लोग कमेंट में बताएंगे आंसर। ठीक है, जल्दी। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 क्या हमें क्या पता चलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो भी एक्ट्स या जो भी उन्होंने बिल्स पास किए हैं, जो भी उन्होंने एक्ट्स लाए थे, तो वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होंगे। ठीक है, अगर उनका प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, तो उनके जो भी एक्ट्स उन्होंने किए हैं वो खत्म नहीं होंगे, वो फोर्स में रहेंगे। ऑलराइट, और 1974 के टाइम में देखिए इलेक्शन, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट,
क्योंकि ये कह रहा है कि उनके सारे जो भी उन्होंने एक्ट्स किए हैं, जो भी ड्यूटीज़ उन्होंने परफॉर्म की हैं ऑफिस की, वो सब क्या हो जाएंगी, इनवैलिड हो जाएंगी। ठीक है, बट हमने क्या देखा कि जो ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करेंगे उनके प्रेसिडेंट के ड्यूरेशन में, जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो खारिज नहीं होंगी अगर उनके इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर देता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो 1974 में हमने क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आई होप आप सभी लोग अपना आंसर मार्क कर चुके हैं। सो 1974 में वी हैव सीन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्यूट हो चुकी है या मेंबर्स नहीं हैं, तो इस बेसिस पे आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन को डिले नहीं कर सकते, ना ही पोस्टपोन कर सकते। ऑलराइट, सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज ये कह रहा है कि पोस्टपोन कर सकते हैं, सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द टाइम लिमिट within which he or she has to declare his or her assent। देखिए, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास when okay wait जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई भी बिल आता है, ठीक है, तो उनके पास चॉइस कितनी होती है, 3 चॉइस होती है। या तो वो अपनी एसेंट दे दे, मतलब कि अपनी सहमति दे दें, या फिर वो विदहोल्ड कर ले, या फिर बिल को रिजेक्ट कर दें, रिजेक्ट द बिल और रिटर्न द बिल। ठीक है, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में जब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आएगा तो प्रेसिडेंट उस बिल पे अपने साइन कर देंगे, अपनी एसेंट दे देंगे कि हाँ मेरी सहमति है, ये फिर क्या होगा, वो जो भी बिल है वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास ये मतलब पावर होती है कि वो बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, मीन्स बिल को पेंडिंग रख सकते हैं जब तक उनका मन करे। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम में प्रेसिडेंट को बिल पास करना है या इतने टाइम में प्रेसिडेंट को बिल पास करके लोकसभा या राज्यसभा के पास भेजना है। कोई टाइम लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब करी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। सो वो कब कितने टाइम तक भी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो विदहोल्ड मीन्स जब प्रेसिडेंट जो है बिल को, व्हेन ही कीप्स द बिल पेंडिंग, कीप्स द बिल पेंडिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ वीटो पावर होती है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एब्सोल्यूट वीटो होती है, क्वालिफाइड वीटो नहीं है हमारे इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास होती है। सो पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड एब्सोल्यूट वीटो। सो पॉकेट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है बिल को पेंडिंग करते रहते हैं इनडेफिनिट पीरियड के लिए। ठीक है, ही कीप्स द बिल, ही सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनिट पीरियड, कोई एक्शन नहीं लेते हैं उस पर। अब ये थर्ड वाले केस में वो बिल को रिटर्न कर देते हैं फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की रिकंसिडरेशन के लिए कि दोबारा से बिल आप चेक करो और दोबारा भेजना। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल में ना ही वो रिजेक्ट कर सकते हैं ना ही वो रिटर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, ये ऑर्डिनरी बिल पे लागू होता है। ऑर्डिनरी बिल एंड
फाइनेंशियल बिल। ऑल राइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करता है जिसमें प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी होती है बिल पे, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर है नन, मीन्स कोई भी सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संसद के वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड द मनी बिल। अब देखो, फाइनेंस बिल और मनी बिल की बात चल रही है। इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आप जब भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपको मनी बिल पे और फाइनेंस बिल पे काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो हम इस टॉपिक को या इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और आप लोग अपना आंसर मार्क करेंगे मेरे आंसर बताने से पहले। तो फर्स्ट कह रहा है, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ठीक है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो वह विधेयक में संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। दूसरा कह रहा है, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। ओके, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो वह विधेयक में संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती, वह केवल सिफारिशें कर सकती है। थर्ड कह रहा है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती है, लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है। ठीक है, अब हमें इसमें से सही स्टेटमेंट्स बतानी है। देखो, फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है? फाइनेंस बिल, मनी बिल जो है वो हमें आर्टिकल 110 के कुछ प्रोविजंस हमें बताते हैं कि मनी बिल क्या होता है। ठीक है, अब फाइनेंस बिल हमें पता है, फाइनेंस बिल दो तरह के होते हैं, एक तो फाइनेंस बिल 1, ठीक है, एंड फाइनेंस बिल 2। ठीक है, ये होता है आर्टिकल 117(1) एंड दिस इज आर्टिकल 117(3). ओके, सो फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं? सिमिलैरिटीज क्या है कि सिमिलैरिटीज ये है कि ये जो बिल है, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल cannot introduced in राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता ये। ठीक है, दूसरा है कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन दोनों के लिए, मतलब कि प्रेसिडेंट की बिना मर्जी लिए फाइनेंस बिल या मनी बिल आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते लोकसभा में। ओके, पहले प्रेसिडेंट की मर्जी लेनी पड़ेगी, एसेंट लेनी पड़ेगी, फिर अब रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, प्रायर रिकमेंडेशन, देन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मनी बिल या फाइनेंस बिल। ये सिमिलैरिटीज हैं। अब इनके डिफरेंसेस क्या हैं कि मनी बिल जो है उसका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अलग है। मींस मनी बिल की जो प्रोसीजर है कि मनी बिल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्या प्रोविजंस होंगे, कैसे आगे फर्दर प्रोसीड होगा, राज्यसभा में जब जाएगा तो राज्यसभा क्या अमेंड कर सकती है, बिल रिजेक्ट कर सकती है, तो ये है। ठीक है, फाइनेंस बिल जो है वो
it governs with the same legislative process, as ऑर्डिनरी बिल। मतलब क्या है इसका? देखो, जब फाइनेंस बिल राज्यसभा में जाएगा, फाइनेंस बिल हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जब राज्यसभा में वो जाएगा, अब इंट्रोडक्शन तक मनी बिल और फाइनेंस बिल सेम है, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, फिर उसे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फिर यहाँ पे थोड़ा बदलाव हो जाता है, फाइनेंस बिल फिर ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उसको क्या होता है कि अगर वो राज्यसभा में जा रहा है तो राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो बिल को रिजेक्ट कर सकती है, अमेंड कर सकती है, और राइट, सो ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। सो स्टेटमेंट कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि दो सिमिलैरिटीज होती है मनी बिल में, जो कि लास्ट अभी मैंने स्लाइड में आपको बताया था कि फाइनेंस बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये दो प्रोविजंस मनी बिल की तरह होते हैं, बाकी उसका सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर रहता है जैसे ऑर्डिनरी बिल का रहता है, ठीक है। तो राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है बिल को। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब लोकसभा में बिल जाएगा, मनी बिल जाएगा, तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है बिल को अमेंड करने की या रिजेक्ट करने की। तो स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि मैंने अभी बताया कि मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं। वो ना ही तो रिजेक्ट कर सकती है ना ही अमेंड कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है कि हम ये रेकमेंड कर रहे हैं, आप, ये लोकसभा की मर्जी है, लोकसभा एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ऑलराइट, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। अब देखो, ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको करेक्ट या इनकरेक्ट करके आ जाएंगे। कैसे करेंगे करेक्ट? बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि हाँ, फाइनेंस बिल तो सेम लेजिस्लेटिव प्रोसेस से होता है जैसे ऑर्डिनरी बिल होता है, तो वो क्या करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ, ऑर्डिनरी बिल में भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है, तो फाइनेंस बिल में भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है। हाँ, होता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। इसी की मैं अभी, जो मैंने क्लास शुरू करी थी तो मैं इसी चीज़ की बात करी थी कि जब तक हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें लूप होल्स का नहीं पता चलेगा कि यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस हमें कहाँ पे हमारे लिए हिंट्स छोड़ते हैं कि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन को सही से आंसर उसका मार्क करें। ओके, तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमें कहाँ पे कौन से एरिया में लूप होल मिलेगा, कहाँ पे, समझ रहे हो ना? All right. So in case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting. हमें पता है मनी बिल के केस में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता। यहाँ तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के केस में जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है, लेकिन नेसेसरी नहीं है। प्रेसिडेंट के लिए ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो चाहें तो वो जॉइंट सिटिंग करा सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन कराएंगे ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जरूर, मतलब ज़रूरत बन जाती है, ज़रूरी हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, नेसेसरी वर्ड की वजह से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बाकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में इसके संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाता है? विद रेफरेंस टू द 15th फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड इन इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अब देखो, अब हमें ये क्वेश्चन जो है फाइनेंस कमीशन वाला बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। आपको पहली चीज़ तो फाइनेंस कमीशन को अच्छे से प्रिपेयर करना है
और फाइनेंस कमीशन के जितने भी क्वेश्चन है आई होप मैं आपको कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज बहुत सारे इसमें यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यूज ही हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर क्लास में अटेंटिव रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, सो विद रेफरेंस टू द 15th फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंसिडर्ड इन इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अब ये कह रहा है 15th फाइनेंस कमीशन ने कौन सी चीज़ें बताई थी कि अगर स्टेट का डेमोग्राफिक डेवलपमेंट देखना है कि कौन सी स्टेट किस पेस पे डेवलप हो रही है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए। पहला है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एज पर द 2011 सेंसस, द फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट, द डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक नीड्स ऑफ ईच स्टेट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो हिंदी में हम ऑप्शन देखते हैं और जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना आंसर मार्क करिए जल्दी। और सब बच्चे मुझे, सब स्टूडेंट, सारे एस्पिरेंट्स मुझे कमेंट में बताएंगे आज कि उनके कितने करेक्ट हुए कितने इनकरेक्ट। और जो एस्पिरेंट मुझे बताएगा कमेंट करके, मैं उसका नेम क्लास में लूँगी। ऑलराइट, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या। दूसरा कह रहा है राज्यों के केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटा। तीसरा प्रत्येक राज्य का विकास और जनसंख्यीय की आवश्यकताएं, उसमें से हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा था? फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन ने 2011 को सेंसस कहा था कि 2011 के सेंसस के बेसिस पे हम करेंगे। ऑलराइट, उसमें क्या था? पहला था इनकम डिस्टेंस, मतलब कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का इनकम देख रहे हैं, ठीक है, और बाकी स्टेट्स की इनकम से उसकी जो स्टेट की इनकम है वो कितनी कम है या कितना गैप है स्टेट्स की इनकम में, तो वो हम एक पैरामीटर देखेंगे, ठीक है। दूसरा था फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, मतलब कि वहाँ पे कितने फॉरेस्ट एरिया है, क्या फॉरेस्ट का क्या रेशियो है, क्या परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है। फिर हम देख रहे थे थर्ड था टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, वहाँ की जो गवर्नमेंट है कितना टैक्स वहाँ के लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स क्या है, कितनी एफिशिएंसी है। डिजास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट, सॉरी, डिजास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। उस स्टेट का डिजास्टर और रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, क्या प्रावधान उन्होंने कर रखे हैं डिजास्टर के लिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एज पर द 2011 सेंसस, करेक्ट। सेकंड कह रहा है फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट, फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट, फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं चल रही, फिस्कल एफर्ट्स की बात चल रही है, ठीक है। द डेवलपमेंट एंड द डेमोग्राफिक नीड्स ऑफ ईच स्टेट, हाँ फिस्कल डेफिसिट हमने देखा अभी, तो वेट, वी हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड दैट फिस्कल एंड टैक्स एफर्ट्स, नॉट फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, बी। नेक्स्ट, केशवानंदा भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अनुसार भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल संरचना का हिस्सा मानी जाती है? Which of the following features of Indian Constitution are considered the basic structure as per the Supreme Court's ruling in the Keshwananda Bharti case?
केशवानंदा भारती केस या फिर पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पे हम लास्ट क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों ने अगर लास्ट क्लासेस देखी हैं बहुत अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, देखो पहले मैं आपको बताती हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे आया था। एक केस हुआ था केशवानंदा भारती केस, जिसमें उन्होंने केरला की लैंड रिफॉर्म्स लॉ को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास ये पावर है 368 के अंदर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है किसी भी हिस्से को। लेकिन जब ये जजमेंट आया तो इसके बाद से सब कुछ बदल गया था। क्या बदला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सब कुछ बदल सकते हो संविधान का, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं बदल सकते। अंडर आर्टिकल 368 आपके पास पावर नहीं है उन चीज़ों को छूने की भी, उन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते। वो चीज़ें क्या थी, वो कुछ प्रोविजंस टाइम टू टाइम केसेस के थ्रू ऐड होते गए और वो भी अभी भी ऐड होते रहेंगे। ठीक है, वो कोई रिजिड नहीं है कि ये बेसिक है तो अब इसके बाद आगे कुछ ऐड नहीं हो सकता। वो प्रोविजंस केसेस के थ्रू ऐड होते रहेंगे और होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोई चीज़ उसमें ऐड हो गई तो वो नहीं बदली जा सकती, उसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो कुछ ऐसे प्रोविजंस को चेंज कर सके जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्यों रखे, ताकि वो उन प्रोविजंस की हिफाजत कर सके, उन प्रोविजंस को संविधान के सुरक्षित रख सके ताकि पार्लियामेंट उनको ना बदले। ठीक है, ऑलराइट। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस थे। सेक्युलरिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब आप अपने ऑप्शंस अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर मुझे सब लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, या फिर हम कह सकते हैं बेसिक फीचर। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता चलता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब मान लीजिए कल को सुप्रीम पार्लियामेंट ने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ही ख़त्म कर दिया। अब आप लोगों का कोई राइट वायलेट हो गया, फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो वो आपको जस्टिस कैसे दिला पाएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ओके, दूसरा है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन में होता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी होती है, ब्रिटेन में क्या है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। बट ऑन द अदर हैंड हमारी कंट्री में क्या है, ये हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम। हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तीसरा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स सब लॉ की नज़र में बराबर है, लॉ का रूल रहेगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, 3 ऑर्गन्स हैं और तीनों की पावर्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। फिर है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि जो भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं या लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के नहीं बनाई गई हैं उनको खारिज कर दे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है। तो फिर आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म,
वेट, फेडरलिज्म, ठीक है। ये सब जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर, रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर आपके पास इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है, तो आप अपनी लाइफ के जो एरियाज हैं, लाइक आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बट आपके पास लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो आप अपनी वो आपको उस लाइफ के एरिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब तक आपके पास इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होगी, तब तक आप लाइफ में चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाओगे। ओके, तो हमने क्या देखा, बेसिक स्ट्रक्चर का कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सेक्युलरिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यस। फंडामेंटल राइट्स में कुछ चीज़ें हैं, तो फंडामेंटल राइट्स सारे नहीं आते, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बट हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स भी पार्ट हैं उसका, डॉक्ट्रिन का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अगर हम देखें तो चारों करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स भी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। ऑल राइट, सो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में बुनियादी संरचना सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। सिद्धांत का तात्पर्य है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती। ये सिद्धांत संविधान में असंवैधानिक संशोधनों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित किया जाता है। तीसरा कह रहा है, इसे संविधान की बुनियादी विशेषताओं को बदलने वाले संशोधनों को रद्द करने के लिए लागू किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। Which of the following statements is are correct or true regarding the basic structure doctrine in Indian Constitution? अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ही हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द डॉक्ट्रिन इम्प्लाइज दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि एनी पार्ट की बात कर रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में, जब केशवानंदा भारती केस में, कि पार्लियामेंट अब कुछ भी नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ें नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं बदल सकता, कोई पार्ट ही नहीं बदल सकता, अमेंड ही नहीं कर सकता। सेकंड कह रहा है द डॉक्ट्रिन वाज डेवलप्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रिवेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, डॉक्ट्रिन कैसे क्यों डेवलप किया था, ताकि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स थे जो कि संविधान के दायरे में रह के नहीं किए जा रहे थे, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए डॉक्ट्रिन लाया गया था। इट हैज़ बीन करेक्ट, इट हैज़ बीन इन्वोक्ड टू स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट्स दैट ऑल्टर द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक फीचर्स। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये कह रहा है कि ये इट हैज़ बीन इन्वोक्ड टू इसलिए लाया गया था ये कि जो बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको ना बदला जाए, उनको ना ऑल्टर किया जाए, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संशोधन संविधान अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली शुरू की। ये पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है, ठीक है। थर्ड कह रहा है ये पंचायतों के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है कौन सा करेक्ट है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है विलेज पंचायत्स
मतलब कि हमें लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पता चलता है, ठीक है, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पता चलता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का पता चलता है। तो ये कह रहा है इट इंट्रोड्यूस अ 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। हाँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, 3 लेवल पे, लोकल लेवल पे 3 उसमें इंट्रोड्यूस किया था पंचायत 3 tier सिस्टम, जिसमें विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। सेकेंड कह रहा है इट मैंडेट्स द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत। यस, इट मैंडेट्स रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन एंड पंचायत। अब विमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व तो करता है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात क्या है, जो यूपीएससी आपको या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, इसमें ये है कि वो क्या देंगे कि 1/3 सीट्स तो रिजर्व हैं विमेन के लिए, लेकिन एससी और एसटी को हटा के, एससी और एसटी की विमेन को हटा के। तो अब आप क्या करेंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने ध्यान से तो पढ़ा नहीं होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बस बुक रीड कर रहे होंगे और बस हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया चैप्टर। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 1/3 सीट्स इंक्लूडिंग एससी एंड एसटी की वुमेन को मिला के होती हैं, ठीक है। 1/3 सीट्स जो दी जाएंगी वो एसटी और एससी की वुमेन को इंक्लूड करके 1/3 सीट्स दी जाती हैं, ठीक है, वुमेन के लिए। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायत। यस, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के लिए डिटरमाइन करता है ये, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करिए। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर मार्क कर लिया होगा अब तो, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे थे हम। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो, इन्हें अपॉइंट कौन करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन को, गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट। जैसे हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं तो उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। इन द सेम वे स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। और उनके सर्विस कंडीशंस और टेन्योर भी कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd वे संशोधन, संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन से सीधे ग्राम सभा से संबंधित है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्राम सभा। ग्राम सभा की बात चल रही है। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमें पता चलता है कि ग्राम सभा को, मतलब ये कंपल्सरी प्रोविजन है, ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अगर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। यस, दिस इज करेक्ट। इट कैन अप्रूव प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यस, जब ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो ग्राम सभा के पास ये पावर होती है कि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस या डेवलपमेंट की बात करे और उसको वहाँ के लोगों को प्रोवाइड कराए, ठीक है। ये पावर्स दी जाती हैं ग्राम सभा को। It is empowered to ensure that the funds allocated to panchayats are properly utilized. Yes, और ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो फंड्स पंचायत को दिए गए हैं, ग्राम सभा की ये ड्यूटी होती है कि जो फंड्स पंचायत को दिए गए हैं, पैसा आया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो वो फंड्स वो अच्छे वे में, मतलब डेवलपमेंट के तरीके से या अच्छे वे में यूटिलाइज करें, ठीक है, ये ग्राम सभा की ड्यूटी होती है। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 73rd वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पेश की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वर इंट्रोड्यूस बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है आप लोग पढ़ो, एंड मैं थोड़ा सा लेट मी ड्रिंक सम वाटर। Yes. So
पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द मेंबर्स ऑफ द पंचायत। इसमें से ये बता रहा है कि कौन सा फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। हमें ये बताना है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992 में, हाँ, तो उसमें कौन सा प्रोविजन ऐड किया गया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, establishment of a central elections commission for panchayats, introduction of a minimum age for 25 years for panchayat membership, provisions related to the autonomy of the panchayats in all financial matters। अब देखो हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो आप अपना करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। इतने में हिंदी में ऑप्शंस पढ़ती हूँ। पहला कह रहा है पंचायतों के सदस्य के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। दूसरा, पंचायतों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की स्थापना। तीसरा, पंचायत सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की शुरुआत। चौथा, सभी वित्तीय मामलों में पंचायतों की स्वायत्तता से संबंधित प्रावधान। ठीक है, तो जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, सो 73rd क्या इंट्रोड्यूस किया था कि ग्राम सभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, मतलब ग्राम सभा का कॉन्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा। दूसरा था स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। 1/3 सीट्स रिजर्व्ड फॉर women including SC plus STs, SC और ST की women को मिला के। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ऑलराइट। और एक प्रोविजन और था कि पंचायत, अगर आप 25 इयर्स की एज अटेन कर चुके हो और आपको कोई कह रहा है कि आप पंचायत के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बिकॉज अगर आप 21 इयर्स के हो चुके हो तो आप पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो 21 जो एज है मिनिमम एज फॉर इलेक्शन फॉर द पंचायत। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इंट्रोडक्शन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द पंचायत, यस करेक्ट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, अगेन अ लूप होल, यहाँ पे आपको फंसना नहीं है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल नहीं स्टेट होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे करेक्ट करके आ जाएंगे क्योंकि वो जल्दीबाजी में ऑप्शंस पढ़ेंगे, प्रेशर होगा एग्जाम का, तो इसको करेक्ट करके आ जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ मिनिमम एज फॉर 25 इयर्स फॉर पंचायत मेंबरशिप, नो, पंचायत की अगर मेंबरशिप लेनी है तो मिनिमम एज क्या है, 21 ईयर्स। प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑटोनॉमी पंचायत इन ऑल फाइनेंशियल मैटर्स, नॉट इन ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में ऑटोनॉमी नहीं भी होती है, तो सारे फाइनेंशियल मैटर्स में ऑटोनॉमी मतलब पंचायत इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा राज्यों की परिषद का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स? राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत बजट को स्वीकृत या अस्वीकृत करना, धन विधेयक पेश करना और पारित करना, कानून के लिए एक पुनरीक्षण कक्ष के रूप में कार्य करना, राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करना।
ओके, हमें बताना है कि इसमें से फंक्शन कौन सा नहीं है राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा का कौन सा फंक्शन नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, टू अप्रूव और रिजेक्ट द बजट प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के पास बजट को लेके बहुत ही लिमिटेड पावर्स होती हैं, तो इट कैन नॉट रिजेक्ट द बजट और इट कैन नॉट अप्रूव द बजट, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है बजट के रिगार्डिंग, नॉट कैन नॉट रिजेक्ट द बजट। टू इंट्रोड्यूस, हमसे पूछा है नॉट, तो आंसर यही हो जाना चाहिए फिर तो। टू इंट्रोड्यूस एंड पास द मनी बिल्स, इंट्रोड्यूस एंड पास द मनी बिल्स, नो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, आई थिंक ये नॉट नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। ओके वेट, टू एक्ट एज अ रिवाइजिंग चैम्बर फॉर लेजिस्लेशन एंड टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना, ये तो फीचर है। यस, टू एक्ट एज अ रिवाइजिंग चैम्बर फॉर लेजिस्लेशन, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट ये दोनों स्टेटमेंट इसमें से दिस इज द आंसर, टू इंट्रोड्यूस एंड पास द मनी बिल्स, दिस इज नॉट द फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है राज्यसभा का। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पार्शियली ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, बिकॉज राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है रिजेक्ट करने की, ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम है, तो इसमें दो स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट नहीं हो सकती, एक ही होगी, तो हम ये वाली स्टेटमेंट चूज करेंगे, इंट्रोड्यूस एंड पास द मनी बिल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राज्यसभा इज करेक्ट? राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर और इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमें करेक्ट बताना है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा elected by the elected members of state legislative assemblies. ऑलराइट, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली पीपल के थ्रू, पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू इलेक्ट होके नहीं आते हैं, बल्कि लोकसभा के मेंबर्स पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करके भेजता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ओके, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 245 मेंबर्स आउट ऑफ विच 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, सो हमसे कह रहा है राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उसमें से 245 मेंबर्स क्या होते हैं? तो हम देखेंगे कि वेट, यस, अब ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से राज्यसभा को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, जिसमें से 245 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब टोटल मेंबर्स 245 हैं यहाँ पर। ऑलराइट, 12 मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, इसमें से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। कौन नॉमिनेट करेगा? प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और 233 मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्ट होके आएंगे बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, ओके, सो
स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है? द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 245 मेंबर्स ऑफ विच 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3rd। ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ओके वेट, ऑलराइट। सो किसी व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता आवश्यक है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अब इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कौन कौन सी, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन टू बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, ठीक है, तो आपको क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर लोकसभा का मेंबर बनना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, सिटीजन नहीं है, तो आप लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट और एंड फॉरमोस्ट कंडीशन जो है वो है कि आप एक इस कंट्री के, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ऑलराइट। मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स। मिनिमम एज जो है लोकसभा का मेंबर बनने की है 25 साल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड कह रहा है मे बी मस्ट बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट होने ज़रूरी है, नहीं। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स जहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइक जैसे पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं जो गवर्नमेंट या स्टेट के अंडर में काम कर रहे हैं, वो ऑफिस आप होल्ड ना करो, ठीक है। आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ऑलराइट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो कुछ और क्वालिफिकेशंस भी होती हैं, ठीक है। वो क्वालिफिकेशंस क्या हैं? ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है। जो पर्सन मतलब जो पर्सन लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आ रहा है वो मस्ट बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, एंड वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ओके। सो क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए उसका, ओके। तीसरा है कि जिस मतलब जब वो लोकसभा का मेंबर बनने जा रहा है तो वो इंडिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर होना चाहिए, मतलब वोट देने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो इंडिया के किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट से वो इलेक्शन लड़ रहा है उसी स्टेट में, वो इंडिया के किसी भी कोने से, मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो वोटर हो सकता है। ऑलराइट, सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। 13 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा का सदस्य होने के लिए अयोग्यताएं हैं। अभी हमने योग्यताएं पढ़ी थी, अभी हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी, अब हम देखेंगे डिसक्वालिफिकेशंस। ऑलराइट, यदि व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, यदि व्यक्ति किसी विदेशी देश का नागरिक है, यदि व्यक्ति भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, यदि व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और 2 साल से अधिक कारावास की सजा सुनाई गई है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसक्वालिफिकेशंस फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द लोकसभा? इफ अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मीन्स जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है। इफ अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री, इफ अ पर्सन होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस सेंटेंस टू द मोर देन 2 years ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन से प्रोविजन, अगर
इनमें से जो होगा, मतलब कुछ भी अगर हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा लोकसभा की मेंबरशिप होल्ड करने से। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। वो है कि वेट, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा। पहली है अनसाउंड माइंड का है तो ठीक है। दूसरा है कि अगर उसको कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, ठीक है। तीसरा है कि वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होना चाहिए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब कि किसी का पैसा या किसी का इंसॉल्वेंट, ओके। फोर्थ इज कि वो कोई भी लॉ के अंदर जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है या स्टेट लॉ के अंदर, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। और मस्ट नॉट बी convicted for any offense for more than 2 years। 2 साल से ज़्यादा अगर वो किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है या जेल में रहकर आया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऑलराइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस एंड सेंटेंस टू द मोर देन 2, ओके करेक्ट, यस। 2 साल से ज़्यादा के अगर वो कन्विक्शन, मतलब 2 साल से ज़्यादा की जेल काट के आया है या उसका 2 साल से ज़्यादा का सेंटेंस है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इफ अ पर्सन होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी अगर होल्ड करता है, हमने देखा था ना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। इफ अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री, यस, हमने सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट देखी थी या क्वालिफिकेशन देखी थी वो क्या थी? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए, तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। इफ अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, यस करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाता है? Which of the following categories of members are nominated to the Rajya Sabha by the President of India? अब हमने देखा था कि लोकसभा की, राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ होती है वो 245 मेंबर्स की होती है। 245 में से 233 मेंबर्स जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करके आती हैं, मतलब इलेक्ट करके भेजती हैं मेंबर्स को, ठीक है, जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। अब वो नॉमिनेट कर रहे हैं तो किसी बेसिस पे नॉमिनेट कर रहे हैं उनको, तो वो क्या बेसिस है? तो पहला है मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्या वो मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं तो इस बेसिस पे वो नॉमिनेट करेंगे? नो। एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं, नो, दिस इज इनकरेक्ट। तो या तो वो लिटरेचर में या साइंस में या आर्ट में या सोशल सर्विस में एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, उसने हमारे इंडिया को कंट्रीब्यूट किया होना चाहिए लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विस में, ऑलराइट। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राज्यसभा के सदस्य भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखो, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि स्पीकर ऑफ द लोकसभा से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और आया भी है, आप PYQs देखोगे तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, तो हमसे पूछा है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा को कौन इलेक्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट होके आते हैं वो, ठीक है। तो राज्यसभा के मेंबर्स नहीं इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इलेक्ट नहीं करते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं करते हैं, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर अलग है, वो जुडिशरी के उसमें सेक्ट में काम करते हैं, ठीक है, जुडिशरी के ऑर्गन में काम करते हैं। अब हम देखेंगे लोकसभा स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट होके आते हैं। ऑलराइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? Who among the following is responsible for the maintenance of order in राज्यसभा? राज्यसभा में ऑर्डर मेंटेनेंस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। अब देखो, राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट देख के आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। जिन लोगों को नहीं पता है कि कौन मेंटेन करता है ऑर्डर राज्यसभा में, तो वो लोग क्या करेंगे, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को मार्क करके आ जाएंगे सही आंसर। तो आप लोगों को अगर पता हो, बहुत सारे लोगों को पता होगी ये चीज़ कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन को ही हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही राज्यसभा के चेयरमैन है। तो वो हाउस का डेकोरम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ऑर्डर और डेकोरम कौन मेंटेन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी सैलरी एंड अलाउंसेस जो लेते हैं वो किसके रूप में लेते हैं? वो लेते हैं राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, लोकसभा में विपक्ष के नेता के पास कम से कम होना चाहिए। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा मस्ट हैव एट लीस्ट। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उसके पास कितनी वो होनी चाहिए, तब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहलाया जाएगा। ओके, लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से ही एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनता है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो लार्जेस्ट पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी है वो रूलिंग पार्टी है, वो रूल कर रही है। अब उसके ऑपोजिट में एक पार्टी होगी जिसकी सेकंड हाईएस्ट मेजॉरिटी होगी पार्लियामेंट में, तो वो ऑपोजिशन कहलाई जाएगी। अब हमें ये देखना है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा उसके लिए क्या कितनी परसेंटेज चाहिए कि उसकी इतनी सीट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो 25% ऑफ टोटल सीट्स इन द लोकसभा, 10% ऑफ टोटल सीट्स इन द लोकसभा, 20% ऑफ सीट्स एंड 15% ऑफ द सीट्स। अब आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो लोकसभा का जो लीडर है उसकी कितनी वो होनी चाहिए? 10%। आंसर इज 10% टोटल सीट्स इन द लोकसभा। अगर लोकसभा में रूलिंग पार्टी तो अलग है, जो गवर्नमेंट में है, जो अभी रूल कर रही है हमारे देश में, वो अलग है, बट अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? जब उसकी पार्टी की 10% सीट्स हो लोकसभा में, ठीक है, तब हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाते हैं। ऑलराइट, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कौन से नंबर पे आते हैं? वो आते हैं 7th रैंक पर, 7th रैंक पर आते हैं, ठीक है। और ये ऑफिशियल पोजीशन होती है लोकसभा में। ओके, नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक कैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करता है। कैग को संसद द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
कैग केंद्रीय कार्यकारिणी का एक हिस्सा है। अब हमें कैग के बारे में बताना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के हमें बारे में पता चलता है अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के आर्टिकल 148 में हमें पता चलता है कैग की पावर्स के बारे में। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि क्या करते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, करेक्ट। कैग ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। मतलब जो भी खर्चा एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर किया है, लिमिट्स में रहकर किया है, सही चीज़ों पे यूटिलाइज किया है, नहीं किया है। द कैग कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। यस, कैग जो है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, और प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट उनका रिमूवल कौन करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कैग इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। नो, कैग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कैग नहीं है। कैग जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाते हैं, उनको यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर रखा जाता, तो क्या वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है, जो भी पैसा एक्सपेंडिचर कर रही है वो कंट्री में, मान लीजिए वो सही कर रही है, गलत कर रही है, तो वो उसको ऑडिट कैसे कर पाते? उनके ऊपर तो पॉलिटिकल प्रेशर रहता ना। तो इसीलिए हमने कैग की पावर्स को और उनको इंडिपेंडेंट रखा, किसी भी मिनिस्ट्री से अटैच नहीं किया। ओके, सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 एंड 3। आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बताना है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वह सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों के में भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, वह भारत के राष्ट्रपति को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। तीसरा, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। वह भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, चाहे उसे उस मामले के लिए वकील के रूप में नियुक्त किया गया हो या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमें कहाँ पता चलता है? अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हमें पता चलता है आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अटॉर्नी जनरल के बारे में पता चलता है। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ठीक है, अब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री के। ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, all right, so he represent the government of India in all cases in the Supreme Court। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे केसेस में। करेक्ट। ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई एडवाइस मांगते हैं तो वो एडवाइस भी देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में। ही इज अ मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट, बट ही कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर में आते हैं वो। ठीक है, ओके, सो अभी आप लोग अपना आंसर मार्क करो जल्दी से। ओके, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट। ही कैन अपीयर इन एनी कोर्ट इन इंडिया whether or not he is appointed as a lawyer for that case. Yes, he can be appointed as a lawyer in any court of India. Okay, जितने भी हमारे इंडिया की टेरिटरी में कोर्ट्स हैं, उन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो सारे कोर्ट में ऑडियंस बन सकते हैं। मींस किसी भी कोर्ट में यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो थर्ड हटाएंगे हम।
तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्य क्या है? वे सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों पर सरकार। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये सेम आ गया है शायद, तो इसका आंसर 1, 2 एंड अभी हमने करा है, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी, आई होप काफ़ी फ्रूटफुल रही होगी आज की क्लास, और आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग की कुछ भी क्वेरी है ना रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे मैम मेरे इतने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, इतने इनकरेक्ट, मैं उनका नाम क्लास में लूँगी, ठीक है। आई नॉट रिवील योर मार्क्स, मैं आपके मार्क्स नहीं बताऊँगी, ऑलराइट। सो आप ऐसी क्लास में बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका इंडियन पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन। आपका जो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करा रही हूँ, आपको ये भी पता चल रहा होगा कि कहाँ पे हमें थोड़ा सा विजिल रहना है, मतलब कि कहाँ पे लूप होल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसमें बने रहिए, अपना कंट्रीब्यूशन रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर